एक तरफ ट्रंप दुनिया में चल रही जंगों को रोककर नाम कमाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ रूस और नाटो के बीच एक अलग मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। यूक्रेन के साथ जंग की आंच जब से पोलैंड के नजदीक पहुंची, तब से पोलैंड अलर्ट है, क्योंकि रूस ने अपनी ताकत का रुख पोलैंड की तरफ मोड़ दिया है। और रूस की नाराजगी और आक्रामक रुख को देखकर दुनिया अब डरी हुई है। जो कुछ भी हो रहा है पोलैंड और रूस के बीच में, अब उसको लेकर बहुत बड़ी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ड्रोन घुसपैठ के पीछे रूस के एक बड़े प्लान की बात सामने आ रही है नाटो की तरफ से, कि नाटो के एयर डिफेंस को चेक कर रहा था रूस, नाटो की प्रतिक्रिया का टेस्ट ले रहा था। पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोरस्की का बयान, नाटो की परीक्षा ली जा रही थी। पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोरस्की का बयान, नाटो के एयर डिफेंस को चेक कर रहा था रूस। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। अब तक तो रूस यूक्रेन में सब चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नाटो इसे अपने लिए इस लड़ाई मान रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में नाटो ने शुरुआत में रूस के बॉर्डर पर यूक्रेन के नजदीक आने की जो कोशिश की थी, वो इस लड़ाई के आधार की तरह है। उधर ड्रोन घुसपैठ के पीछे जो हम आपको बता रहे थे कि रूस का बड़ा प्लान, पोलैंड का ऐसा कहना है। पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोरस्की ने यह बयान दिया है कि रूस नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चेक कर रहा था अपने ड्रोन इंट्रूजन के जरिए, नाटो की प्रतिक्रिया का टेस्ट ले रहा था और नाटो की परीक्षा भी ली जा रही थी कि वो इन ड्रोन अटैक को किस तरीके से इसका मुकाबला करता है। रूस ने इस दौरान बहुत कम घातक ड्रोन का इस्तेमाल किया। नाटो की प्रतिक्रिया परखने की क्रेमलिन की यह कोशिश नाटो नहीं और नाटो के दूसरे सहयोगियों की तरफ से भी सामने आ रही। इसमें पोलैंड में यह बात कही, पोलैंड में दाखिल हुए ड्रोन में विस्फोटक नहीं थे, ड्रोन अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचे, लेकिन इसके जरिए रूस ने यह जानने और समझने की कोशिश जरूर की कि ये ड्रोन बिना टकराए या बिना डिस्टर्ब किए हुए पोलैंड के कितना अंदर तक जा सकते हैं। और ऐसा सिकोरस्की, जो कि वहां के मिनिस्टर हैं पोलैंड के, उन्होंने यह बयान दिया है। पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर वीएन झा साहब और ज्वाइंट डायरेक्टर डीआरडीओ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीएन झा साहब, जब भी हम किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर फंसते हैं तो आप हमारे बचाव के लिए आ जाते हैं इन सारे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और इस बीच में किए जा रहे उपायों को लेकर। क्या पोलैंड की तरफ से जो इल्जाम लगाया गया है वो इल्जाम सही आपको लगता है कि रूस दरअसल अपने इन वॉरहेड के बिना भेजे गए ड्रोन्स के जरिए एयर डिफेंस को चेक कर रहा था, नाटो की प्रेजेंस को चेक कर रहा था? मनोज जी नमस्कार। देखिए, आपने बहुत सारे उत्तर अपने ही इंट्रोडक्शन में दे दिए हैं। ये वॉर है और वॉर में नैरेटिव जो हैं वो सेट होते रहते हैं, और हम देख रहे हैं कि जो भी यूक्रेन में हो रहा है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो वीडियो हो, वीडियो फुटेज हो, या फिर उसके फोटोग्राफ्स हो, या कोई भी जो वहाँ पे हैपनिंग्स होती है, वो वेस्टर्न मीडिया से आती है। और पूरा का पूरा वेस्टर्न मीडिया जो है यूरोप के कंट्रोल में है, और यूरोप वही चीज़ यहाँ पे आने देना चाहता है, वही चीज़ हमें सुनाना चाहता है जो वो चाहता है। तो आप ये समझ के चलें कि यूरोप में ज़्यादातर जो देश हैं वो नेटो के सदस्य हैं। बाकी जो छोटे मोटे कुछ देश हैं जो कि अभी नेटो के सदस्य नहीं हैं, उनकी इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है, कोई ज़्यादा भूमिका इसमें नहीं है। अब ये बात जो आप कह रहे हैं, या सारे न्यूज़ पेपर्स में आई हुई हैं, यहाँ तक कि पोलैंड ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि रशिया ने अपने ड्रोन पोलैंड में भेजा हुआ। ये आज की बात नहीं है। इससे पहले भी पोलैंड जो है वो रशिया के ऊपर में एयर स्पेस वायलेशन की बहुत सारे इल्ज़ाम लगा चुका है। और इस बार जब पोलैंड ने ये चीज़ कहा, उसके इमीडिएटली बाद जो है रोमानिया ने भी कहा। अब सवाल उठता है कि ये ऐसा कौन सा नी जर्क एक्शन है जो रशिया वहाँ करने की सोच रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको और पूरे आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा। देखिए, वॉर में एक रेड फ्लैगिंग होती है, फॉल्स रेड फ्लैगिंग, जो कि कभी 2022 में रशिया जो भी एक्सरसाइज कर रहा था
उसका जो फ्लैगिंग था वो नेटो के देश या जो यूरोप के देश थे वो करते थे। अभी जब से वॉर शुरू हुआ है उसके 6 महीने बाद से आप जेलेंस्की के कुछ वक्तव्य देख लीजिए। जब भी वो विदेश में जाते हैं, खास करके यूरोप में जाते हैं, तो ये कहना नहीं चूकते वो कि आज रशिया ने हमारे ऊपर में हमला किया हुआ है, आने वाले दिनों में आपके ऊपर भी हमला करेगा। किस तथ्य पे, किस कारण से? आखिर रशिया नेटो के ऊपर में हमला क्यों करेगा? क्या रशिया नहीं जानता है कि नेटो का जो चार्टर 5 है वो बाध्य कर देता है सारे नेटो देशों को कि एक देश पे अगर हमला हुआ तो दूसरे देश भी उसमें कूदेंगे। अब अभी जो जो हमला हुआ था, हमला तो नहीं हुआ, एयर स्पेस वायलेशन है। इसमें पोलैंड ने कहा कि हम नेटो के चार्टर 4 को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसमें कि कंसल्टेशन हो। अब ये बहुत बड़ी चीज है, समझने वाली है। जब यूरोप के सारे मेजर जो कंट्री थे, जब व्हाइट हाउस गए थे ट्रंप से मिलने के लिए, जेलेंस्की को भी बुलाया था, जेलेंस्की को कुछ चीजें साइन करनी थी, तो वहां पे जो बात हुई थी उसमें अमेरिका ने बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया था कि हम इसमें डायरेक्टली यूक्रेन को साथ नहीं देने वाले हैं। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो बेशक दीजिए, हमसे आप वॉर की मशीन जो है वो खरीदिए और आप यूरोप को दीजिए। मतलब अमेरिका ने अपना पल्ला छुड़ा लिया। और ये चीज सिर्फ एक्शन में नहीं, ये ट्रंप बहुत पहले से ही करता आ रहा है। अब ट्रंप को या अमेरिका को किस तरह से इस वॉर में लाया जाए, इसका एक तरीका ये भी है कि चार्टर 4 को आप पहले लगाइए कि कंसल्टेशन हो, कि नेटो का एयर स्पेस वायलेशन हुआ है, इसका वाइडर कंसल्टेशन हो। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस कंसल्टेशन में अगर कोई भी प्रूफ आया तो उसके बाद जो है वो चार्टर 5 जो है वो कहीं कहीं इनिशिएट होने के चांसेस हैं। तो ये कोशिश की है पोलैंड ने और यही कोशिश की है रोमानिया ने भी। इसका 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 परिणाम क्या हुआ? पोलैंड और रोमानिया इस चीज को लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल गए। वहां पे सारे मेंबर जो थे सिक्योरिटी काउंसिल के इसके पक्ष में नहीं थे कि इसको सही माना जाए। उन्होंने कहा कि उनको जांच करना पड़ेगा, उनको समय लेना पड़ेगा इसको देखने के लिए कि क्या सचमुच में रशिया ने नेटो का एयर स्पेस वायलेशन किया हुआ है। दूसरी बार ट्रंप ने भी जो अपना जो जवाब था इस क्वेश्चन के ऊपर में साफ साफ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो मतलब ये जो रेड फ्लैगिंग हम लोग कहते हैं, फॉल्स फ्लैगिंग की, ये जो कोशिश चल रही है पोलैंड की तरफ से, रोमानिया की तरफ से और नेटो के और भी काफी सारे देश हैं, खास करके जो 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, यूके, फ्रांस और जर्मनी, ये बार बार ये चीजें कर रही हैं। तो क्या ये लोग चाहते हैं कि ये जो वॉर हो ये एस्केलेट हो, चलता रहे? पहले भी जो वर्ल्ड वार 1 हुआ था, वर्ल्ड वार 2 हुआ था, ये यूरोप से शुरू हुआ था। क्या वर्ल्ड वार 3 भी यूरोप शुरू करना चाहता है? ये बहुत बड़ी चीज सोचने वाली है। अभी फिलहाल जो कुछ पोलैंड कह रहा है या जो कुछ यूरोप कह रहा है, इसके ऊपर में सीधा सीधा विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप थोड़ा सा मुझे समय और दें, जी। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप ने नेटो का या यूरोप का तो दृष्टिकोण बता दिया, यूक्रेन का दृष्टिकोण, कि वो ये कह रहा है। रशिया क्या कह रहा है? रशिया सीधा सीधा कह रहा है कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। हम जानते हैं नेटो का क्या रिएक्शन है, उसके उसके लिए हमें उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक और चीज हुई है रशिया में जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। अभी पिछले लगभग 1-1.5 महीने में वहां के जो रशिया के जो ड्रोन थे वो तो अटैक कर ही रहे यूक्रेन में। रशिया के यूनिवर्सिटीज, रशिया के प्रोविंसेस और रशिया के जो टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं, ये भी ड्रोन बना रहे हैं और ये भी उस ड्रोन को यूक्रेन भेज रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में रशिया ये कह सकता है कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अपना किसी ड्रोन को नेटो के एयर स्पेस में भेजा होगा, तो उसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। वो जो इंडिविजुअल किसी ने किया हुआ है आप उसको पकड़िए, उसको सजा दीजिए या उसको जो करना है कीजिए। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो कि ग्रे एरिया में है। तो अभी क्या नैरेटिव आ रही है वहां से, हम सीधा सीधा उसको विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। आखिर जो जो हमें वीडियो में दिखाया गया है वो छोटे से ड्रोन के कुछ टूटे हुए पार्ट्स दिखाए गए हैं। अगर ड्रोन गिरेगा तो उसके सारे, अगर अगर उसमें एक्सप्लोसिव है तो उसमें आग लगेगी। उस आग का कहीं कहीं एक पूरा का पूरा जिस तरह से
किसी चीज में आग लगता है और उसमें आग में जल के, जैसे जहाज को आपने देखा होगा, क्रैश के बाद जहाज का क्या हाल होता है, उसी तरह से वो अगर कोई ड्रोन में अगर एक्सप्लोसिव है वो गिरेगा, या ड्रोन को अगर मारा गया है एयरक्राफ्ट जी, से, मैं समझ रहा हूं आप जो इशारे कर रहे हैं सर, हमारे दर्शक इसको समझ रहे होंगे। मैं एक बड़ी खबर और बता दूं कि पोलैंड से ये बातें ही नहीं आई, पोलैंड के अंदर भी युद्ध जैसा माहौल इस वक्त दिखने लगा है। पोलैंड में लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाटो देशों के संपर्क में पीएम टस्क हैं इस वक्त। 20,000 लोग इस वक्त वहां पर सेना से जुड़ने के लिए तैयार हैं। करीब 1 लाख और लोग सेना से जुड़ने की तैयारी में हैं। अब यहां बड़ी बात यह है कि ये तो पोलैंड अपनी रक्षा के लिए कर रहा है और इसका हक उसे है भी, लेकिन ये हालात पैदा क्यों हुए ये इसकी जड़ में है। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन और फॉर्मर डीआरडीओ के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, ज्वाइंट डायरेक्टर वीएन झा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीएन झा साहब, इस पूरे विवाद की जड़ में नाटो का रूस के बॉर्डर तक अपने कदम फैलाना कहीं बहुत है, जिसको इग्नोर किया जाता रहा है। अब बाकी कंट्री अगर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, लड़ाई में नहीं उतर रहे हैं और रूस के खिलाफ उन हथियारों का यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, तो रूस ने बस ये बताने की और जताने की अभी कोशिश की है कि चीजें कितनी बुरी हो सकती हैं। क्या मैं ये मानूं कि ये वॉर अब बहुत बड़ा होने वाला है? अब जबकि रशिया के अंदर में अटैक हो रहा है, आपको याद होगा कि आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले रशिया के कुछ एयरपोर्ट पे उसके फाइटर बॉम्बर्स के ऊपर में ड्रोन अटैक करके उसको जलाया गया था जी। और ये काम यूक्रेन का नहीं था, ये काम नेटो के किसी एक एडवांस कंट्री का था जिसका नाम नहीं लिया गया है। ये उसके द्वारा संचालित हुआ है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि सैटेलाइट के माध्यम से आप उस मोमेंट में देखते हैं कि अभी कौन कौन से जहाज जो हैं उसके टारमैक पे खड़े हैं और तब उस जहाज के ऊपर में ड्रोन अटैक करता है। ये यूक्रेन के बस की बात नहीं है। तो रशिया अभी देख रहा है कि नेटो के कंट्री परोक्ष रूप से सीधा सीधा अटैक नहीं कर रहे हैं, परोक्ष रूप से इस तरह का जो अटैक है वो लॉन्च कर रहे हैं। अभी परसों ही रशिया के कुछ और ऑयल रिफाइनरीज पे, कुछ और जगहों पे फिर से ड्रोन अटैक हुई हैं, जिसमें माना जाता है कि काफ़ी सारे तेल का जो प्रोडक्शन है वो नुकसान हुआ है। तो अब ये सब जब चल रहा है तो रशिया ने पहले ही वार्न किया था कि अगर ऐसा कोई चीज़ हुआ तो ये वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट होगा। तो एस्केलेशन जो है वो कहाँ पे होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि रशिया डायरेक्टली नेटो पे अटैक करना नहीं चाहेगा जब तक कि उसके ऊपर में कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ ना हो कि हाँ ये जो जहाज है, ये ड्रोन है, ये नेटो के तरफ से, नेटो की कंट्री से आके हमारे यहाँ पे प्रहार किया गया है, तो तभी वो प्रहार करेगा। लेकिन सीधा सीधा निशाने पे यूक्रेन तो है ही। यूक्रेन तो ध्वस्त हो गया है ऑलमोस्ट। उसकी सेना जो है आज के दिन में 1/4 लगभग बच गई जो पहले थी। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा का पूरा तबाह है। उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं वो आज के दिन में कहाँ कहाँ नहीं हैं। यूक्रेन के जो औरतें हैं वो यूरोप के कम से कम 1 दर्जन 1.5 दर्जन कंट्री में हैं, उनको वहां पे शरण लिए हुए हैं, वहां पे उनका एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। यूक्रेन की जो आज की जनरेशन जो बच्चों की है उसके लिए स्कूल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है वीएन झा सर कि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति आती है तो हमें अपनी रक्षा के लिए भी भीख मांगने की तरह हाथ फैलाने होते हैं, और फिर जो हमें भीख दे रहा होता है वो हमारे लिए टर्म्स एंड कंडीशन सेट करता है। यूक्रेन भी वैसा ही मोहरा इस वक्त बन गया है। लेकिन इधर रूस पर यूक्रेन ने भी एक पलटवार किया है। सुमी में यूक्रेन ने यह हमला किया है। सुमी में यूक्रेन के जवाब से रूस भी डरा है। सुमी के 2 गांवों को कब्जे से छुड़ाया है। रूसी सेना यहां से वापस लौटने पर मजबूर हुई है। अब ये टैक्टिक है रूस की कि 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे, ये या फिर ये अभी इस वक्त के हालात हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त बात कर लेते हैं। रूस यूक्रेन न्यूज से जुड़ी हुई बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी गोदाम में ब्लास्ट हुआ, हथियार भंडार तबाह हुआ। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने यह हमला किया है रूस के ऊपर। वीएन झा सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीएन झा सर, जब वॉर होता है तो कई बार नुकसान जानबूझ के करवाना पड़ता है एक गलत सिग्नल देने के लिए। क्या यही मेरा कहना सही है, या फिर यूक्रेन को मिल रही मदद रूस के इन जगहों पर हमला करने में उसे कामयाब बना रही है?
दूसरा ऑप्शन जो आपने कहा कि ये जो सटीक जो हमले हो रहे हैं, जैसे जहाँ पे कि वॉर का जो स्टोरेज है रूस का, या रूस के जो रिफाइनरीज हैं, इसके ऊपर में जो जिस तरह का अटैक हो रहा है, ये तो सीधा सीधा नेटो के किसी कंट्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये उनके ब्रेन की उपज है, ये उनकी टेक्नोलॉजी है, उन्हीं के सैटेलाइट से ये सब चीज़ें देख के वहाँ पे इन जगहों को चुन के कराए जाते हैं। अब जहाँ तक आपने सुमी की बात कही कि सुमी के 2 गाँव को लिबरेट किया गया है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पिछली रात ये अटैक लॉन्च हुआ था और वहाँ पे 2 गाँव खाली करवाया गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब यूक्रेनी सेना इस तरह का स्टेप लेते हैं, तो ऐसे स्टेप लेने में उनके बहुत सारे सेना को वहां पे भेजना पड़ता है। जितना रूस की सेना वहां पे है, उसके कम से कम 2.5 से 3 गुना सेना को वहां पे भेज के ये करवाती है। अब ये 2.5 गुना सेना कहां से आएगी? मतलब डॉनबास का जो लाइन है, पूर्वी हाँ सीमा जो है यूक्रेन का, जी। वहां से उनको वापस लिया गया होगा। तो वहां से जब आपने सेना हटा के सुमी में 2 गांव लिबरेट करवाए हैं, तो आपने रूस को बिल्कुल स्वतंत्रता दे दी है डोनबास एरिया में कि हाँ आप हमारे कुछ और गांव वहां पे ले लीजिए। हाँ। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पावर गेम है, ये गेम ऑफ नंबर्स है। जहां पे सेना जितनी ज्यादा होगी, उस वैसे कंट्री का जो अतिक्रमण वैसे है वैसे आदरणीय वीएन दुश्मन झा पे। साहब, एक बात तो यहाँ पर तय है जो आपने लगातार यहाँ पर बोला है, मुझे ज़्यादा तो इसका अनुभव नहीं, लेकिन लग रहा है कि वियतनाम जैसी स्थिति जो अमेरिका ने वहाँ जाके की थी, वही स्थिति